नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 151 से देखेंगे। इसके पहले 150 नंबर तक हमने करा दिया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है जब 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल प्राप्त होता है। यानी इस सवाल में 5 से विभाजित करने के बाद शेष फल पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 30 को अगर हम 5 से विभाजित करें तो शेष फल कितना आएगा, ये पूछा गया है। अब देखो 2 की पावर 30 का मतलब तो यही होता है कि 2 गुणे 2 30 बार करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये तो इससे तो भाग दे रहे हैं, भाजक है, ये भाज्य है। ऐसा करते हैं, भाजक है और भाज्य में अगर डिफरेंस अगर एक का बन जाता है, एक डिजिट का अंतर बन जाता है, यानी भाग देने पर शेष फल अगर एक डिजिट का अगर अंतर बना लेता है तो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ऐसा करते हैं, ये 2 की पावर 30 है ना, तो दो का डबल क्या होता है, 2 का डबल 4 होता है। तो इसको अगर हमने डबल किया तो पावर आधी करनी पड़ेगी, यानी 4 की पावर 15 हम लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि 4 की पावर 15 लिखिए या 2 की पावर 30 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ हमने डबल किया है तो पावर को हमने आधा कर दिया, ठीक है ना। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमें भाग किससे देना था, 5 से। अब देखो इस पावर को थोड़ी देर के लिए दिमाग से भूल जाइए कि पावर लिखा हुआ है। अब सीधे देखो 5 का भाग 4 में दोगे तो शेष फल कितना आएगा। तो अब आप कहोगे 5 का भाग हम 4 में देंगे तो शेष फल जाएगा ही नहीं, भागफल 0, शेष फल 4 आ गया। तो देखो आप 4 शेष फल निकालोगे तो 4 की पावर 15 बार करोगे तो कितना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना पॉसिबल तो है नहीं। तो अब ऐसा करते हैं, एक और तरीका होता है, 5 का भाग 4 में देना है तो ऐसा करते हैं, इसे ज़्यादा बार पढ़ लो। हालांकि हम लोगों ने बचपन में ये सब बताया गया है कि पढ़ा जो पढ़ते हैं कि 4 से ज़्यादा ना जाए। अब ये भी नियम पढ़ लीजिए कि हमें ज़्यादा बार पढ़ना है, यानी 5 को क्रॉस 4 को क्रॉस कर दो तो आप कहोगे 5 एकम 5 होगा। अब कहोगे ऊपर तो 4 है नीचे 5 है, 4 में 5 घटाएंगे तो माइनस का एक शेष फल आएगा। और हमें माइनस का एक आए कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के एक आना चाहिए था। एक आने से फायदा जानते हो क्या होता है, एक की पावर कितना भी पावर रहेगा उसका मान हमेशा एक ही रहता है, इसीलिए एक में हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाला शेषफल नहीं लेना, हमें नेगेटिव वाला लेना है। तो इसका हमने भाग दिया तो रिमाइंडर आया माइनस का एक। अब इसकी पावर क्या है, 15 लगा दो। अब जो कई दिनों से चीज हमने बताया है कि माइनस एक की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो उसका मान माइनस एक रहता है, ठीक है ना, ये हमने बता रखा है। तो देखो जब माइनस एक की पावर 15 है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का एक आएगा। लेकिन माइनस का एक शेषफल हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो हमारे सारे ऑप्शन प्लस के दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अब माइनस का जब शेषफल हमें पता है और हमें प्लस का बताना रहेगा, तो जिस संख्या से भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे ना, तो इसी में 5 जोड़ देंगे। ये प्लस माइनस होने की वजह से हमेशा घटता है, तो 5 में से घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे याद रखा करो, जब माइनस का एक शेषफल आए तो उसमें क्या करोगे, 5 से घटा दो, 5 में से एक कम कर दो, यानी प्लस का 4 हो गया। बस सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। अगर ये हम कह देते कि माइनस को 2 शेषफल आया है मान लो, माइनस को 2 आया है तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखो, ये जो माइनस का शेषफल एक आया था, माइनस का ये प्लस का शेषफल, दोनों को जोड़ोगे ना 4 और 1 तो हमेशा 5 ही आएगा, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे। तो एक ये चीज यह भी याद रखिएगा, माइनस का शेषफल हो या प्लस का शेषफल हो, दोनों का योगफल हमेशा दी गई संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो माइनस का एक शेषफल एक यहाँ पर आ रहा था, 4 प्लस का आया है, दोनों जोड़ोगे तो 5 ही के तो बराबर आया है ना। तो ऐसे आप बता सकते हैं। अब जैसे हमने कहा किसी संख्या में 10 से भाग दिया, हमने 10 से भाग दिया, मान लो शेषफल माइनस का 4 आया, तो धनात्मक शेषफल कितना होगा, 6 होगा। तभी तो जोड़ने पे 6 4 कितना होगा, 10 होगा। आप ऐसे पता कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो पूछा गया है 4 की पावर 96 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि 4 में, ठीक है ना, 4 में अगर 6 से भाग देते हैं ना, इसकी पावर कुछ भी हो, उसका शेषफल हमेशा हमेशा 4 ही रहता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो 6 का भाग 4 में देंगे, शेषफल 4 ही रहता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब 4 की पावर मान लो एन का मान 2 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तब भी अगर 6 से भाग दोगे तब भी शेषफल हमारा 4 ही आएगा। अगर 64 मान लो लिख लोगे, फिर 6 से भाग दोगे तब भी शेषफल 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब 4 की पावर कितनी भी पावर लिखी हो, अगर उस नंबर में 6 से अगर भाग दिया जा रहा है तो उसका शेषफल हमेशा हमेशा 4 ही होता है। इसको आप डायरेक्ट दिमाग में याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया इकाई के स्थान पर क्या आएगा, यानी इकाई का अंक पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक में यहाँ पर लास्ट नंबर देखते हैं जो संख्या लिखी है ना, 13 में से 3 नंबर देखेंगे, सिर्फ आखिरी वाला। अब ये जो पावर 2003 लिखी हुई है ना, इसमें हम पहले 4 से भाग करते हैं। तो 4 का भाग तो हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देते हैं, 2 अंक में 03 लिखा हुआ है, यानी 4 का भाग 3 में देंगे तो शेष फल इसका 3 ही आएगा। यानी ये जो लास्ट नंबर था 3 लिखेंगे, जो इसका पावर आया है, शेषफल आया है, शेषफल 3 था, इसकी पावर में लगा देंगे। अब 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। आखिरी वाला अंक आप बता सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 29 की पावर 75 को अगर हम 28 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना आएगा। अब ध्यान से देखो 29 और 28 के बीच में पहले से ही एक का अंतर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 28 का भाग 29 में देंगे, शेष फल 1 आएगा। अब 1 आएगा, अब 1 की पावर 75 लगा दोगे तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस 1 का पहले ही से क्वेश्चन पे दे देगा, डिफरेंस 1 होगा तो हमेशा शेषफल 1 ही आता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 13 की पावर क्या है 50 है, और इसमें 14 से भाग देना है। देखो सबसे पहले हम 14 का भाग 13 में देंगे, 14 का भाग 13 में देंगे तो वैसे अगर धनात्मक शेषफल की बात करेंगे तो 13 आएगा, लेकिन हमें -1 शेषफल आए या तो +1, ये दो हमें शेषफल लेना होता है। तो यहाँ पर 14 एकम 14 कर देंगे, अब हमारा शेषफल माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, वैसे तो 14 का भाग कहते हैं 13 में देंगे, तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि 14 का भाग 13 में जाएगा ही नहीं, तो हम सीधे बोल देते हैं इसका शेषफल 13 ही आएगा। लेकिन हमें शेषफल 1 और -1 में बनाना होता है, क्योंकि ये बनाने से अभी हमने इसके पहले फिर बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि 1 की पावर कितनी भी पावर रहती है ना, उसका मान 1 रहता है। लेकिन यहाँ 13 में अगर बनाओगे तो फिर 13 की पावर 50 करोगे तो कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चीज़ों को समझिए पहले कि इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 आया, कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा। अब ये -1 है ना, अब जो इसका पावर लगा था इसी पे लगा दीजिएगा। अब बटे कितना है, बटे क्या, बटे छोड़ो, 14 से भाग दे ही रहे थे। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है ना, तो उसका मान +1 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर 50 की जगह पावर 51 होता, मान लो सवाल पे यहाँ 50 की जगह क्या होता 51 होता, तब इसको हम क्या लिखते, -1 की पावर 51 लिखते। और इस केस में जब -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो उसका शेषफल -1 ही आता। क्या आता, उसका मान -1 आता। अब -1 शेषफल तो हम बताएंगे नहीं। अब जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 14 से भाग दे रहे थे, तो 14 में से 1 कम करते तो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13। तब हम बताते इस प्रश्न का आंसर क्या होता, 13 होता। तो इस चीज़ों को आप समझ लीजिए कि 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन बदल सकता है। यहाँ पर सम था, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा 1 निकल आया। लेकिन जब माइनस में शेषफल अगर आ गया तो फिर आपको जिससे भाग दे रहे थे उस संख्या से घटा के लिखना पड़ेगा, तब आपको वो राइट आंसर सही माना जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ पर कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 54 है। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ यदि छात्राओं की जो संख्या है, छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो कहने का मतलब है हमें छात्रों की संख्या नहीं मालूम है और छात्रों की संख्या का बोला है, तो हम ऐसा करते हैं, हमने मान लिया कि छात्रों की संख्या हमारी कितनी है, 5 है, यही बटे वाला मान लेते हैं। छात्रों की संख्या अगर 5 है, अब हमने कहा छात्राओं की जो संख्या होगी, जो छात्राओं की संख्या होगी, बोला है ना छात्रों की संख्या का 4/5, यानी 5 का 4/5 हम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। हालांकि ये चीज़ आप डायरेक्ट समझ सकते थे। डायरेक्ट कैसे समझते हैं कि छात्रों की संख्या ये हो जाती, छात्राओं की हो जाती। चलो ऐसे समझ लो, जो भी संख्या बटे में लिखा हुआ करे ना, तो उसको जिसका कहे ना छात्रों की 4/5 गुनी है, तो यही छात्रों की मान लो। जब छात्राओं की निकालोगे और इसी का 5 का 4/5 करोगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया।
चलो हमें छात्रों की संख्या पता चल गई और छात्रों की पता चल गई, छात्राओं की। प्रश्न में बोला है दोनों मिलाकर 54 है, यानी अपने हिसाब से हमने माना था, ये कोई रियल में माना नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ो, ये छात्र है ये छात्रा है, जोड़ो 5 4 कितना होता है 9। 9 यूनिट, यानी टोटल क्वेश्चन में बोला है कि 54 के बराबर है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं 54 है। 9 यूनिट बराबर अगर 54 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 होगी, कितनी होगी 6। अब जो प्रश्न में पूछा गया है ना कि छात्रों की संख्या बताइए, 1 यूनिट हमको पता है और हमने छात्रों की संख्या क्या माना था 5। 1 यूनिट बराबर 6, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 यूनिट निकालेंगे तो 6 गुणे 5 कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 157 देखिए। इस टाइप का सवाल हमने कराया है इसके पहले एक वीडियो पे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 200 एवं 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से भाज्य हैं उनका मान क्या होगा। अब देखो 200 से 400 के बीच पूछा गया है और ऐसी संख्याएं बताना है जो 7 से क्या भाज्य हों, उनका योगफल पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो हमें संख्याएं पता होना चाहिए, कौन कौन संख्याएं हमारी पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए 200 के बाद 201 आता है, 201 हमारा 7 से नहीं कटेगा, 202 भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, यानी 203 से स्टार्टिंग कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 नहीं 63, यानी ये नंबर आएगा। इसके बाद और कौन सा नंबर आएगा, फिर 203 के बाद 210 आएगा, फिर 217 आएगा, 217 आएगा, 217 आएगा, ठीक है ना। और ये इस तरीके से आपका जो नंबर है चलता रहेगा। और लास्ट में देखो 400 से पहले नंबर कौन सा आएगा, क्या 399। 400 के बीच बोला है ना, क्या 399 7 से कटेगा, 7 पन्ना 35, 749, ठीक है ना, कट रहा है। तो देखिए सबसे पहले n निकालेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है योगफल का, एस एन इजुगल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल, ये होता है। a हमारा ये पद होता है, l हमारा अंतिम पद होता है। तो सबसे पहले n निकालते हैं। n निकालने का हमने ट्रिक बताया था, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे d अब प्लस का 1, ये होता है n निकालने का फार्मूला। तो n पहले निकाल लो, ये l है ना, 399 में 203 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 आएगा, 3 में 2 196 आएगा। डी का मतलब होता है डिफरेंस, इसमें कितने कितने नंबर का गैप है, 7 से कह रहा था ना भाग देते हैं, यानी डिफरेंस 7 का ही है, इसमें 7 से भाग कर देंगे तो भागफल कितना आएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पर आएगा 5 7 अट्ठे 56, इसमें से एक फिर से जोड़ा जाता है। जब एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 में से एक जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29, यानी हमको पता चल गया एन हमारे कितने होंगे 29 होंगे, एन हमको पता चल गया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एन पता चल गया, इसी फार्मूले में रख देते हैं 29/2। प्रथम पद कितना था 203 था, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा है 399, कितना था 399। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 29/2 तो आएगा ही, इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 12, और यहाँ पर 9 1 10 की 0 आएगा, 3 2 5 1 6 ये आएगा। अब इसको 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 का 6, 2 0 0 2 एकम 2, यानी ये 29, यानी 301 इंटू 29 आ गया, ठीक है ना। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 29 एकम 29 होता है, 29 0 0 और 29 3 क्या होता है 87, ठीक है ना 87, यानी 87 0 दोनों कहाँ लिखा हुआ है 8709 29, अच्छा 29 से कम 29 जीरो नहीं आएगा, गलत देव कर रहे हैं, जब जीरो बड़ा होता है ना तो पूरा पूरा 29 लिखा जाता है, हम इसमें भी देव कर दे रहे थे, यानी 87 29 इसका आंसर आना चाहिए। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आपको जब सवाल इस टाइप का आएगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई इसका ट्रिक नहीं है। योग पूछा गया है तो पहले आप नंबर निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, तब आपका कहीं आंसर निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करिए। अब देखो संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है ना संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है, हमने मान लिया संख्या x है, इसका 3 गुना कितना होगा 3x होगा,
3 गुने में से यदि 15 अगर हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे इसको इधर ले जाइए, माइनस का नंबर उधर जाएगा, राइट साइड तो जुड़ जाएगा, ये पता होगा आपको। तो 120 में से 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x बराबर आएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। प्रश्न में क्या पूछा, संख्या बताइए, तो संख्या 45 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 28 घटाया जाता है, उस संख्या का 2/3 क्या होगा। अब देखो 2/3 पूछा गया है ना, पहले संख्या निकाल लेते हैं, संख्या का फिर 2/3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेन होता है सवाल को पहले समझना, अगर सवाल अच्छे समझ गए तो फिर आपका लग जाएगा। संख्या तो हमको नहीं पता है, हमने मान लिया संख्या x है। क्या है संख्या x, बोला एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसमें से 48 घटाया जाता है। यानी संख्या में जब हम 48 घटाएंगे तो संख्या कम होकर क्या हो जाती है, तिहाई हो जाती है, यानी x/3 हो जाती है। यानी जो संख्या हमारी थी, तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3। ये तब होता है जब हम संख्या में 48 घटा दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, संख्या का तिहाई हो जाता है, यानी संख्या जो भी रही होगी उसका 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो फिर आपका सवाल लग गया। अब आप इसको इधर ले आइए, तो x माइनस x/3 ये उधर जाएगा, राइट साइड में तो प्लस का आएगा। अब यहाँ पर एक ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर आएगा 3x माइनस एक्स, कितना आएगा, 3x माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना, बराबर कितना आएगा, 48। 3 में x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, 2x/3 बराबर यहाँ पर आएगा, ऐसा करते हैं 48 इंटू 3, 3 को यहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 3 कितना होता है, 72। देखो 72 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आपको इस तरीके से लगाना था, वर्ड प्रॉब्लम है, अगर लैंग्वेज समझ लेंगे तब तो फिर लगा लेंगे, अगर ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं लगेगा सवाल। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है, y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य है, निम्न में से बताइए। अब देखो संख्या हमारी ये लिखी हुई है, 51 है, y है 3 है, बोला है 9 से विभाज्य है। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर उसके अंकों का सभी का योगफल अगर 9 से कटता है तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से कटती है। देखो 5 1 6, 6 3 9, 9 तो ऑलरेडी हमारा हो गया है। अब 9 में एक चीज तो हमारे पास है कि 0 जोड़ दो तो भी 9 आएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। चलो ये तो कहानी बना देगा। अब अगर हम 9 में से अगर हम यहाँ पर बोला है 9 से विभाज्य है y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या विभाज्य है, ठीक है। अब देखो y में अगर हम 3 जोड़ देते हैं, मान लो कितना जोड़ देते हैं, 3, तो 9 3 कितना आएगा, 12। अगर मान लो पहला ऑप्शन इसको हम ले रहे थे ना, 0 जोड़ा, अब 3 जोड़ोगे तो 9 3 12, 12 क्या कभी 9 को काट पाएगा, 12 9 को 12 जो है 9 काट ही नहीं पाएगा, 12 को 9 काट ही नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर अगर देखो 2 अगर लेते तो 9 में 2 लेते तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। इसको लेते 0 वाला तो हमने प्रूव कर दिया है। अब अगर 9 लेते तो मान लो 9 में से फिर 9 जोड़ते तो 9 9 18 होता है, और 18 भी 9 से हमारा कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 161 लिखा हुआ है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से अगर घटाते हैं, अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 3 अंकों वाली संख्या बोल दिया है, तो 3 अंकों वाली संख्या में इन्होंने कंडीशन भी बोला है, साफ साफ पढ़ लीजिए अच्छे से। एक संख्या में सैकड़े का जो अंक होता है इकाई से 7 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इकाई होगा, फिर दहाई होगा, फिर सैकड़ा होगा, लेकिन ये जो सैकड़ा है ना इससे 7 ज्यादा है। तो चलो हम मान लेते हैं, चलो हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मान लेते हैं 0 है, 7 ज्यादा है, मतलब ये 7 रहा होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो
और अब बात आती दहाई के, दहाई का अंक तो हम जीरो ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है, 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े का अंक इकाई साथ बड़ा है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें इकाई दहाई इकाई सैकड़े की बात बोली गई है, तो दहाई का हमें नहीं पता, दहाई में हम जीरो रख देंगे, ठीक है ना। चलिए दहाई पे जीरो हम रख देंगे, क्योंकि दहाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इतना आपने कर लिया। और नंबर बताइए कौन सा पॉसिबल हो सकता है। एक तो चलो हमने बता दिया, और भी नंबर ऐसे बन सकते हैं। अब हमने मान लो इकाई का अंक 1 ले लिया, तो यहाँ पर 7 अधिक है यानी 8 होगा, तो जीरो, एक नंबर हमारा ये भी पॉसिबल हो गया। और क्या हो सकता है, और एक हमारा हो सकता है, अगर इकाई का अंक 2 है तो 7 2 कितना होता है 9, यानी एक नंबर ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अंक हमारा जो है 3 अंक के ही होने चाहिए। अब अगला नंबर लेते हैं, मान लो 3, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यहाँ जीरो भी तो लिखना पड़ेगा दहाई का, तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके आगे जो भी नंबर लगेगा 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो 700 होगा, या तो 801 होगा, या तो 902 होगा। इसके अलावा चौथा नंबर पॉसिबल नहीं होगा। अब आगे बोला है कि ये सब लिखने के बाद अगर वास्तविक संख्या के 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है, कब घटाते हैं, जब संख्या के अंकों को पलट देते हैं, पलट देने पर, ठीक है ना। इस संख्या के अंकों को पलट देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अब देखो इनको अंक अगर पलटोगे तो कितना आएगा, जीरो, फिर जीरो 7, उल्टा लिख देते हैं, मतलब जीरो पहले जीरो फिर जीरो फिर जीरो। अब इसको घटाओगे तो घटाया जाता है ना वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या तो यही है, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा इकाई का अंक। ऐसे यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, 1 0 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। ऐसे इसको उल्टा कर देते है, देखो सवाल में कुछ नहीं, बस समझ गए तो फिर लग गया। 12 में 9 घटाएंगे 3, तो प्रश्न में यही तो पूछ रहा है ना, इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। हमेशा देखो तीनों जगह 3 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको 3 अंकों वाली संख्या एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इकाई का अंक बोला था कि इकाई के अंक से सैकड़ा का अंक 7 अधिक है, तो पहले जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, दाही वाला जीरो रखेंगे, फिर 1 लेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, फिर यहाँ पर 2 लेंगे तो ये आएगा, 3 लेने के बाद 4 अंकों में संख्या बन जाती है, इसलिए हम इसके ऊपर नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। इसके बाद इनके नंबरों को पलट दोगे, पलटने के बाद जो वास्तविक संख्या आई है इसी में से घटा रहे हैं, तो हमारा हर बार इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। जैसे 28 है, 28 के हमारे फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 7 14, इनका अगर दोस्तों योगफल करोगे ना इसके बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रश्न में क्या पूछ लिए हैं कि बताओ ऐसी कौन सी संपूर्ण संख्या है, ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी संपूर्ण संख्या है। चलो संपूर्ण संख्या बताना है। एक तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, 28 तो होता ही है, इसके अलावा 6 भी होता है, ये भी याद रखिएगा, कोई नई चीज़ थोड़ा है, 6 होता है। अब देखो 6 को अगर हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, और देखो इनका योगफल भी तो 6 आया ना। तो देखिए संपूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योगफल दी गई संख्या के अगर बराबर आ जाता है तो संपूर्ण संख्या होती है। संपूर्ण संख्या स्टार्टिंग 6 से होती है, जैसे 6 हो गया, 28 हो गया, इस तरीके से आपके नंबर चलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना था, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा। अब देखो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना, 24। तो पहले तो ये समझ लो कि दो पूर्ण संख्या कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है 24। एक तो हमारा देखो 8 गुणे 3 हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, अब आप कहेंगे और हमारे पास 12 गुणे 2 भी तो पॉसिबल हो सकता है, 12 दूनी 24 होता है। इसके बाद और नंबर हमारा एक और पॉसिबल हो सकता है 6 गुणे 4। ये देखो ऐसे नंबर है ना कि इनका गुणा करोगे तो हमेशा 24 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है कि इनका अगर न्यूनतम संभव मान बताइए। संभव का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो अब इनको जोड़ो, 8 3 कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 2 कितना होता है 14 होता है, 6 4 कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में अगर ये भी चल रहा होगा कि 24 गुणे 1 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, पूछा क्या है पहले ये बताओ। न्यूनतम संभव योग बताइए। तो न्यूनतम संभव योग कहाँ पे पॉसिबल हो रहा है बताइए। कहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, 10 हो रहा है, यही तो आ रहा है, सबसे कम नंबर तो यही आ रहा है ना, फिर 14 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, बस हमारा काम हो गया। प्रश्न में देखिए कुछ पूछ नहीं रहा था, गुणनफल दे के और फिर पूछ रहा था न्यूनतम संभव योग बताइए। तो पहले आपको 24 के नंबर तो देखने पड़ेंगे ना कि कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो रहे हैं, है ना। कि 8 × 3 से पॉसिबल हो सकता है, 12 × 24 से हो सकता है, ये आपको तेजी से आएगा तब अच्छे से आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 164 नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिया हुआ है, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है। तो इसका हमने एक बार सवाल बताया था, आपको अच्छे से याद होगा कि जब भी व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा ना तो अंतर बटे गुणनफल होता है। अंतर क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 36। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/36, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है। आज हमने क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही करा है, 15 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो कल क्वेश्चन है वो अगले वीडियो पे कराएंगे। यहाँ पर देखते हैं 165 नंबर। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर सवाल पहले आपको समझना है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। तो देखो इन सभी में तो योगफल 8 हो रहा है। ऐसा करते हैं, इनके व्युत्क्रमों का योगफल देख लो जोड़ के, 1/8/15 कहाँ पे आ जाता है, जिसमें आ गया वह ऑप्शन सही हो गया। चलो पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1/1 और 1/7 जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर 15 लाना है, जीवन में कभी भी 15 नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। फिर अब आप कहेंगे ये वाला ले लीजिए, तो यहाँ पर 4 चौको 16 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये 6 दूनी 12, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, 5 3 का 15 बना रहा है ना। देखो इनका पहले व्युत्क्रम कर लो, 3 का व्युत्क्रम 1/3 1/5। अब आप कहेंगे 5 3 का 15 एलसीएम आएगा, 5 और 3 कितना होता है 8/15। तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन नंबर डी लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि ये ऐसे नंबर है ना कि इनके अगर व्युत्क्रमों को जोड़ेंगे ना तो 8/15 ही आता है, और वैसे अगर योग करते हैं तो भी 8 ही आता है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से भाई ऑप्शन से लगा लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 166 से लेकर 200 के बीच, वो कल की क्लास में कराएंगे। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास पे कल फिर मिलेंगे।